नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जी के जी एस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण केसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कई बार यूपीएससी, बीपीएससी और आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न और इनमें से प्रश्न आ भी चुके हैं। तो इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस मेनली कंटेन्स विच गैस? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन या मीथेन। ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन या मीथेन। और इसका सही उत्तर होगा मीथेन। इस टेबल से हम देख सकते हैं कि मीथेन का कंसंट्रेशन यानी इसकी क्वांटिटी गोबर गैस में 40 से 75% तक की होती है, और ये कंबस्टिबल होता है यानी ज्वलनशील होता है, और इसका केमिकल फार्मूला है CH4। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी यानी कंसंट्रेशन गोबर गैस में 15 से 60% होती है, और ये नॉन कंबस्टिबल होता है यानी अज्वलनशील होता है, और इसका केमिकल फार्मूला होता है CO2। मॉइस्चर यानी कि वाटर यानी H2O 1 से 5% ये नॉन कंबस्टिबल है। नाइट्रोजन 0 से 5% नॉन कंबस्टिबल है। हाइड्रोजन कुछ ट्रेस मात्रा में प्राप्त होते हैं जो कंबस्टिबल है। गोबर गैस अवायवीय पाचन के माध्यम से उत्पन्न होती है। अवायवीय मतलब एनोर्बिक डाइजेशन। एनोर्बिक डाइजेशन या अवायवीय पाचन उस तरह के पाचन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, और गोबर गैस भी उत्पन्न होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से ही। बैक्टीरिया गैस और जैविक मिट्टी उत्पादों का उत्पादन करने के लिए एक सीलबंद ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं। तो बैक्टीरिया बेसिकली क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं वहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो और वो सीलबंद हो पूरी तरह से। तो उससे होता क्या है, गैस और जैविक मिट्टी का उत्पादन होता है। गोबर गैस प्राकृतिक गैस और अन्य जीवाश्म ईंधन का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। तो कहने का मतलब ये है पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली। और इको फ्रेंडली उस तरह के गैस होते हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जो हमारे पर्यावरण को यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड घरों के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच भी बढ़ा सकता है। इसकी लोकप्रियता न केवल विकासशील देशों में बढ़ रही है, जहां यह समुदायों को हीटिंग और खाना पकाने के लिए सस्ती ऊर्जा प्रदान करती है, बल्कि दुनिया भर में बढ़ रही है क्योंकि अधिक सरकारी जीवाश्म ईंधन के विकल्प तलाश रही है। मीथेन, तो बेसिकली मीथेन का केमिकल फार्मूला होता है CH4। ये एक रंगीन है जिसका कोई कलर नहीं होता है, न ही इसका कोई स्मेल होता है, यानी ऑर्डर इसका नहीं होता है। ये गंधहीन है और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। ये एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस भी है, जिसका अर्थ है कि बढ़ती वार्मिंग में योगदान देकर जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करना। और इसको मार्स गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या फिर मिथाइल हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही जल्दी और आसानी से प्रज्वलित हो जाती है। ये वाष्प हवा से भी हल्की होती है। हमारा अगला सवाल है, सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है? सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है? विच गैस इज फाउंड इन सीएनजी? ऑप्शन है प्रोपेन, ब्यूटेन गैस यानी ब्यूटेन, मीथेन या हेप्टेन। प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या हेप्टेन। और इसका सही उत्तर होगा मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी एक ईंधन गैस है जो मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है यानी CH4 से बनी होती है, जो मानक वायुमंडलीय दबाव पर इसकी मात्रा के 1% से कम तक संपीड़ित होती है यानी कॉम्प्रेस्ड किया जाता है। इसे आमतौर पर बेलनाकार या गोलाकार आकार में 20 से 25 मेगापास्कल के दबाव पर कठोर कंटेनरों में संग्रहित और वितरित किया जाता है। तो बेसिकली ये किस तरह का गैस है, एक ईंधन गैस है, और ये भी एक इको फ्रेंडली गैस होता है। ये भी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान यानी हमारा जो प्रकृति है उसको ये नुकसान नहीं करता है, ये पॉल्यूट नहीं करता है उसको। हमारा अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है? क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय व्हाट?
जलवायु परिवर्तन किसका कारण होता है? ऑप्शन है प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस है, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी कि पॉल्यूशन भी और ग्रीन हाउस गैस, इन दोनों से ही जलवायु परिवर्तन होता है। तो इस डायग्राम में देखिए कि कुछ कॉजेज और कुछ इफेक्ट्स क्लाइमेट चेंज के, यानी कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन है वो किस कारण से होता है और उसका असर हमारे एनवायरनमेंट पे क्या है, यानी कि जलवायु परिवर्तन का हमारे वातावरण पे असर क्या है और उसका कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण तो आप देख ही रहे हैं कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स बहुत तेजी से औद्योगिकीकरण, एनर्जी यूज, कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिसमें हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, जो हमारे जो हमारी मिट्टी है उसको नुकसान पहुंचाती है, जिसके चलते क्लाइमेट चेंज होने का डर है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटाव, कंज्यूमर प्रैक्टिसेस जिसमें हम लोग प्लास्टिक प्लास्टिक यूज करते हैं, लाइव स्टॉक, ट्रांसपोर्ट, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, पॉल्यूशन, और इसके अलावा भी कुछ और कॉजेज जिसके चलते हम क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और उसके अफेक्ट्स तो आप जानते ही हैं, इसका असर कुछ जानते ही हैं कि सबसे पहले जो इसका असर है राइजिंग टेम्परेचर, यानी कि ये टेम्परेचर का बढ़ना, राइजिंग सी लेवल्स, समुद्र के पानी का बढ़ना, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, इंक्रीज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, लैंड डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसके कॉज और इफेक्ट्स यहाँ आप देख सकते हैं। और ग्रीन हाउस गैस है क्या? तो ग्रीन हाउस गैस कोई भी गैस जिसमें पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अवरक्त अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण मीन्स इंफ्रारेड रेज, तो इसको अवशोषित करने और इसे पृथ्वी की सतह पर वापस लाने का गुण होता है। मतलब जो पृथ्वी से इंफ्रारेड रेडिएशन छूटता है और ऊपर की ओर जाता है, तो उसको ये ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, उसको रोक लेते हैं और उसको दोबारा ही पृथ्वी की ओर भेज देते हैं। तो यही ग्रीन हाउस गैसों का काम होता है और इसी के चलते जलवायु का परिवर्तन यानी जलवायु में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ इस डायग्राम से आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी पृथ्वी इंफ्रारेड रेडिएशन यानी औरक किरणों को छोड़ रही है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ और मीथेन हुआ, तो ये सभी जो गैसेस हैं इसको रोक रही हैं और दोबारा क्या कर रही हैं, इसको इस पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी की सतह पर भेज दे रही है, जिससे क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है यानी जलवायु परिवर्तन हो जा रहा है। और इस पाई चार्ट में हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका परसेंटेज 79.4% है। इसके बाद मीथेन जिसका परसेंटेज 11.5% है। और इसके अलावा भी और भी कुछ गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस में योगदान करते हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज में योगदान करते हैं और खुद ग्रीन हाउस गैस है। जैसे हमारा HFC, PFC मतलब पर फ्लोरोकार्बन है, HFC मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, NF3 मतलब नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है। तो ये सभी गैस ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो क्लाइमेट चेंज में योगदान करते हैं। हमारा अगला सवाल है, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? विच गैस डज एलपीजी कंटेन? विच गैस डज एलपीजी कंटेन? एलपीजी में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, या केवल ए और बी, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, ए एंड बी ओनली। और इसका सही उत्तर होगा ए एंड बी ओनली, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों ही अपने अपने परसेंटेज में ये एलपीजी गैस में पाए जाते हैं, यानी कि एलपीजी गैस ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के प्राथमिक घटक प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलीन, ब्यूटलीन और आइसोब्यूटेन है। एलपीजी इन हाइड्रोकार्बन गैसों का एक अत्यधिक ज्वलनशील मिश्रण है जिसका व्यापक रूप से घरेलू खाना पकाने के अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कुछ ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। एलपीजी का सबसे सक्रिय घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। और यहाँ देख सकते हैं ब्यूटेन जिसका केमिकल फार्मूला C4H10 है, और प्रोपेन जिसका केमिकल फार्मूला C3H8 है। और ब्यूटेन जिसका परसेंटेज इस एलपीजी गैस में 60 से 70% का है, और प्रोपेन 40 से 30%। और एलपीजी बेसिकली इसमें कोई गंध नहीं होता है, इसका कोई महक नहीं होता है।
हमारा अगला सवाल है, गैस रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी सिलेंडर में कौन सा रसायन मिलाया जाता है? गैस रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी सिलेंडर में कौन सा रसायन मिलाया जाता है? विच केमिकल इज एडेड टू एलपीजी सिलेंडर्स टू डिटेक्ट गैस लीकेज? ऑप्शन है आइसोब्यूटीन, मिथाइल मरकप्टेन, इथाइल मरकप्टेन या उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर होगा इथाइल मरकप्टेन। एलपीजी गैस मूल रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन है और ये अपनी प्राकृतिक अवस्था में गंधहीन होती है, यानी इसमें कोई महक नहीं होता है, इसका कोई स्मेल नहीं होता है। अगर एलपीजी गैस लीक करती है प्रोपेन और ब्यूटेन के होने पर, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो गैस लीक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई महक, इसका कोई गंध होता ही नहीं है। रिसाव होने पे जो गंध हमें मिलता है वो वास्तव में एक पूरी तरह से अलग एजेंट का ही गंध होता है, जिसे इथाइल मरकप्टेन कहा जाता है। यह पदार्थ यानी कि इथाइल मरकैप्टन गैस में यानी एलपीजी गैस में तब मिलाया जाता है जब यह मुख्य भंडारण टर्मिनल से बाहर निकलती है। और इथाइल मरकैप्टन की वजह से ही एलपीजी गैस जब लीक होता है तो हमें महक का मालूम चलता है कि गैस लीक हो रहा है, और जिससे हम सावधानी बरत सकते हैं गैस के लीकेज को लेकर कोई दुर्घटना न घटे। हमारा अगला सवाल है, किस गैस को आंसू गैस के नाम से जाना जाता है? किस गैस को आंसू गैस के नाम से जाना जाता है? विच गैस इज नोन एज अ टीयर गैस? ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्लोरोपिक्रीन, नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। और इसका सही उत्तर होगा क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन एक रंगहीन तरल पदार्थ है, यानी कलरलेस लिक्विड है। क्लोरोपिक्रीन पानी और वाष्पशील तरल में बहुत कम घुलनशील है। कृषि में इसका उपयोग कवकनाशी, कीटनाशक और शाकनाशी के रूप में किया जाता है। क्लोरोपिक्रीन म्यूकोसल झिल्ली को परेशान करता है, और मतलब इरिटेट करता है। परेशान करना मीन्स इरिटेट करता है। आंखों से गैस निकालने के लिए आंसू बहाने का कारण बनता है। इसका उपयोग आंसू गैस के रूप में किया जाता है। क्लोरोपिक्रीन वाष्प त्वचा, आंखों और ऊपरी श्वसन पथ में जलन पैदा करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऑक्सीजन। और इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत मुख्य रूप से ओजोन अणुओं से बना होता है और इसका केमिकल फार्मूला O3 होता है, यानी ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है, और उसमें अगर हम लोग एक ऑक्सीजन और ऐड कर देते हैं तो उससे क्या बनता है? ओजोन। यह पृथ्वी के समताप मंडल में स्थित है, मीन्स स्ट्रेटोस्फीयर में। यह परत समताप मंडल में प्राकृतिक रूप से तब बनती है जब ऑक्सीजन अणु यानी O2 उच्च ऊर्जा पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आते हैं, जिससे अलग अलग ऑक्सीजन परमाणुओं से विभाजित हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन परमाणु अन्य ऑक्सीजन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके ओजोन बनाते हैं, मीन्स O3 बना सकते हैं। यह निरंतर ओजोन निर्माण और विनाश ओजोन परत के संतुलन को बनाए रखता है। ओजोन परत सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अवशोषित कर और अवरुद्ध करके पृथ्वी की रक्षा करती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारा जो सूरज है उससे जो किरण आ रही है और उससे जो अल्ट्रावायलेट रे मीन्स पराबैंगनी विकिरण है उसको एब्जॉर्व कर ले रही है ओजोन लेयर। हमारा अगला सवाल है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? विच गैस इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? ऑप्शन है ऑक्सीजन, आइसोब्यूटीन, एथिलीन या मीथेन। और इसका सही उत्तर होगा एथिलीन। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है जो अन्य हार्मोन और संकेतों के साथ मिलकर कई फलों को पकने की प्रक्रिया को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कच्चे फल में आमतौर पर एथिलीन का स्तर कम होता है। जैसे ही फल परिपक्व होता है, फल पकने के संकेत के रूप में एथिलीन का उत्पादन होता है। हमारा अगला सवाल है,
बिजली के बल्ब में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? बिजली के बल्ब में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब? विच गैस इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब? ऑप्शन से नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन या उपयुक्त में से कोई नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा आर्गन। आर्गन एक उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस मतलब नोबल गैस है। उत्कृष्ट गैस से आवर्त सारणी के समूह 18 में 7 तत्व होते हैं, जो उनमें से एक है। उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय गैस भी कहा जाता है, क्योंकि समूह 18 के तत्व अन्य तत्वों के साथ बहुत ही कम प्रतिक्रिया करते हैं। वास्तव में आर्गन का कोई भी यौगिक कभी निर्मित नहीं हुआ है। Argon is a novel gas. The novel gases are the 7 elements in group 18 or the periodic table. The novel gases are also called inert gases because group 18 elements react with so little other elements. In fact, no compound of argon has never been produced. आर्गन का उपयोग कुछ औद्योगिक कार्यों के लिए एक अक्रिय कंबल का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। मीन्स आर्गन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इनर्ट ब्लैंकेट फॉर सर्टेन इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। गैस का एक अक्रिय कंबल ऑपरेशन में किसी भी रसायन को ऑक्सीजन और हवा में मौजूद कुछ अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकता है। आर्गन का उपयोग नियॉन लैंप और लेजर बनाने में भी किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, दंत शल्य चिकित्सा में संवेदनहारी के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटल सर्जरी? दंत शल्य चिकित्सा में संवेदनहारी के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रस ऑक्साइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रगणों में और परिजनों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।